ऊपर से ये बस एक साधारण शूटिंग क्लब लगता है, लेकिन अंदर से ये एक किलर ट्रेनिंग कैंप है। ट्रेनिंग के दौरान असली बंदूकें और गोलियां इस्तेमाल होती हैं और निशाने के लिए असली दिखने वाले गुड्डे होते हैं। इसका मकसद इंसान की बुरी प्रवृत्तियों को उभारना है। जैसे ही उन्हें पता चलता है कि कोई समाज से नफरत करने लगा है, वे मनोवैज्ञानिक संकेतों के जरिए आपके अंदर की नफरत को बाहर निकालते हैं। इसे परेशान मत होइए, अपने अंदर के दूसरे व्यक्ति को स्वीकार करो, अपनी इच्छाओं, अपनी नफरत। इस गंदे दुनिया और गंदे आदमियों के खिलाफ अपने हथियार उठाओ, तुम चुने गए हो। पांग यू के मनोवैज्ञानिक संकेतों के बाद मां हान धीरे धीरे अपनी असली पहचान खोने लगा। फिर उसने एक घुटने पर बैठकर शैतान के बेटे के पैर को चूमा। इस पल में मां हान पूरी तरह से एक हत्या मशीन बन गया। कोच ने उसकी स्थिति को अजीब पाया और उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन मां हान ने उसका गला दबा दिया। इस समय उसकी दूसरी व्यक्तित्व भी सामने आ गई, जो उसे जल्दी से मारने के लिए कह रही थी, लेकिन महत्वपूर्ण समय पर मां हान ने हाथ छोड़ दिया। कोई बात नहीं, तुम बेहतर करोगे। पांग यू ने जो कुछ हुआ उसे देखा और उसे लगा कि मां हान पूरी तरह से उसके नियंत्रण में है। जल्द ही उसने मां हान को एक हत्यारा मिशन दिया। फिर वह निर्देशों के अनुसार स्नान केंद्र गया और निर्दिष्ट लॉकर से स्नाइपर राइफल निकाली। फिर वो छत पर गया और बहुत कुशलता से बैरेट को असेंबल किया। एक सुंदर मोड़ के साथ उसने नीचे के लक्ष्य पर निशाना साधा। गोली की आवाज के साथ नीचे का आदमी गिर पड़ा। सब कुछ पूरा करने के बाद मां हान फिर से स्नान केंद्र में गया और बैरेट को वापस लॉकर में रख दिया। लेकिन बंदूक लेने आई एक महिला थी जिसका नाम फॉर्म जिंग था। उसने बॉक्स में खाली कारतूस देखकर अंदाजा लगाया कि मां हान ने काम पूरा कर लिया है, लेकिन उसे नहीं पता था कि मां हान वास्तव में पुलिस का अंडरकवर एजेंट था। उसने पहले ही स्नाइपर राइफल बदल दी थी, इसलिए मारा गया व्यक्ति वास्तव में नहीं मरा। इस घटना के बाद झांग हुआ को एहसास हुआ कि दूसरी पार्टी उसे मारना चाहती है, इसलिए उसने पुलिस के सामने सब कुछ कबूल करने का फैसला किया। फॉर्म जिंग, उस गंदी औरत ने मुझे मारने की कोशिश की, तुम पहले आराम से लेटो, मुश्किल से जान बची है। फॉर्म जिंग तुम्हें क्यों मारना चाहती है? क्योंकि मैं उसके अतीत के बारे में जानता हूँ। असल में वो और जिया झेंगियान दोनों जुआरी थे। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति खो दी और कर्ज में डूब गए। जिया झेंगियान की गर्लफ्रेंड फॉर्म जिंग ने उसे ड्रग्स देकर अपने शरीर का इस्तेमाल कर कर्ज चुकाने के लिए मजबूर किया। बाद में सुना कि फॉर्म जिंग मनोरंजन उद्योग में अच्छा कर रही है, इसलिए उसने स्कूल में शिक्षक के रूप में काम कर रहे जिया झेंगियान को फिर से ढूंढा। क्या कुछ फायदा हो सकता है? लेकिन अनजाने में उसने पाया कि जिया झेंगियान अपनी पिछली गलतियों को सुधारने के लिए फॉर्म जिंग के इशारों पर चल रहा था। लेकिन एक बार जब जिया झेंगियान नशे में था तो उसने गलती से बताया कि फॉर्म जिंग एक गलत रास्ते पर चल रही है। जिया झेंगियान को जहर देने वाली दवा भी फॉर्म जिंग ने ही बदली थी। लेकिन तभी मां हान का फोन बजा। किलर ट्रेनिंग कैंप ने उसे दूसरा मिशन दिया और इस बार का लक्ष्य गोंगसुन फॉरेंसिक था। लेकिन गोंगसुन को यकीन नहीं था कि फॉर्म जिंग उसे नुकसान पहुंचाएगी। असल में दोनों छात्र जीवन से ही एक दूसरे को जानते थे। उस समय फॉर्म जिंग ने ड्रग्स लेकर आत्महत्या करने की कोशिश की थी, लेकिन गोंगसुन ने उसे बचा लिया था। इतने सालों में दोनों का कोई संपर्क नहीं था, लेकिन इस बार फॉर्म जिंग के देश लौटने के बाद वे अच्छे दोस्त बन गए। लेकिन असली मास्टरमाइंड को पकड़ने के लिए उसने मां हान की योजना के साथ सहयोग करने का फैसला किया। सेगमेंट 1, बैशी ग्रुप के ड्रामा रेस्टोरेंट में आज गोंगसुन और बाई जी का पहला डेट है और फैंग जिंग पहले से ही घूंघट पहनकर वहां बैठी है नाटक देखने के लिए। जैसा ही गोंगसुन हॉल में आया, मां हान ने तुरंत ट्रिगर दबा दिया। बाई जी, जो इस सबसे अनजान थी, गोंगसुन के लिए दिल से रो रही थी। इसे फैंग जिंग को गोंगसुन की मौत पर और विश्वास हो गया। फिर पुलिस के पहले से तैयार एम्बुलेंस ने गोंगसुन को जल्दी से वहां से ले गया। वान चाओ ने इस मौके का फायदा उठाया, उथैया और फैंग जिंग का पूछा किया और पता चला कि उसका और दर्द यू का रिश्ता कुछ खास है। डॉक्टर झन को भी फैंग जिंग के इरादे समझ आ गए। क्या फोटो से दिख रहा है फैंग जिंग अभी व्यक्तित्व विभाजन की स्थिति में है। शायद उसका दूसरा व्यक्तित्व फैंग यू से प्यार कर बैठा है। अगर पुलिस को पता चल गया उसने कभी निषेध दवा ली थी, तो वो पहला शक किया जा सकता है और शायद फैंग यू तक भी पहुंचा जा सकता है। इसलिए उसने गोंगसुन को मरने का सोचा। फिर कुछ लोगों ने पहले से मारा दिए गए प्रोफेसर को ढूंढा, जिसे पता चला कि उसने और फैंग यू ने मिलकर व्यक्तित्व विभाग को दवाई से नियंत्रित करने का तरीका ढूंढा था। लेकिन बाद में सेगमेंट 2, उसने देखा कि ये तरीका बिल्कुल गलत है, इसलिए हमने प्रोजेक्ट को बैंड बनाया है करने का फैसला किया। लेकिन पंग यू ने इसे आगे बढ़ाने की बात और कहा कि हमें एक उत्तम प्रयोग विषय ढूंढ लिया है। डॉक्टर जहान को लगा कि उसका विषय फैंग जिंग हाई है, इसलिए हमने तुरंत लोगों को फैंग किया जिंग के विला को घेरने भेज दिया। फैंग जिंग को समझ आ गया क्या फैंग उसके जिंग पास ने वक्त सुनते कम है, इसलिए उसने फैंग यू से एक सवाल फैसला ले लिया। पूछताछ कक्ष में उसने अपने जुर्म को बिना झिझक मान उसके लिया। उसने आंशु कहा मन की उसने कहा मैं कि उसने और जो बहाए उसे चोट एक पहुंचा चुके थे समेत गोंगसुन को भी नुकसान पहुंचा दिया। फोरेंसिक एक्सपर्ट ने कहा कि उसने उसे बचाया था और सामान्य जिंदगी जीते का सपना देखा था, लेकिन नए काबू आ गए। स्कूल की लड़कियां सोचती थी कि वो गोंगसुन की गर्लफ्रेंड है, इसलिए उससे धमकी मिलती थी। कुछ लड़कियां उसके बाथरूम में मरने तक आ जाती थी, लेकिन गोंगसुन कभी समझे नहीं आया। उसका आदमी और शरीर फिर से चोट खा गया और उसने फिर से ड्रग्स लेना शुरू कर दिया। उसके माँ बाप ने उसे विदेश के पुनर्वास केंद्र भेज दिया। पैगा यू सेगमेंट 3, विदेश की गलियों में मुलाकात हुई। उसने उसकी मदद की और ड्रग्स छोड़ने में मदद की। फैंग जिंग को लगा कि उसने अपना सच्चा प्यार ढूंढ लिया है, लेकिन उसने देखा कि पंग यू भी बाकी मर्दों की तरह है, जो पाने के बाद कभी नहीं संभलता। फैंग जिंग हर दिन टूटे के कगार पर थी, इसलिए उसका दूसरा व्यक्तित्व निकल आया। उसने उन सभी मर्दों को साफ करना शुरू किया जो उसकी नजर में गंदे थे। फैंग जिंग ने कहा कि ये सब उसने अकेली किया। पैंग यू को कुछ नहीं पता। सबको पता था कि फैंग जिंग पैंग यू को बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उनके पास कोई सबूत नहीं था।
फैंग जिंग व्यक्तित्व विभाजन के कारण बिना दोष के बच सकती थी और पैंग यू ने कल विदेश जाने की टिकट ले ली थी। अगर एक दिन में सबूत नहीं मिला तो पैंग यू दूर चला जाएगा। डॉक्टर झन को याद आया कि फैंग जिंग का व्यवहार पूछताछ में अजीब था। असली व्यक्तित्व विभाजन में दो अलग अलग व्यक्ति होते हैं जो अलग अलग यादें रखते हैं, लेकिन फैंग जिंग और गोंगसन की बातचीत में उसका दूसरा व्यक्तित्व प्रभावित था। लेकिन हमें सेगमेंट 4 साफ साफ यूनिवर्सिटी के समय की बातें बता दी, इसलिए उसने तय किया कि फैंग जिंग नाटक कर रही थी, उसे व्यक्तित्व विभाजन नहीं था। उसने सोचा कि वो पैंग यू से मिलकर बात करेगा। जैसी ही मुलाकात हुई, डॉक्टर झन ने पैंग यू के सिद्धांत को गलत साबित किया। स्नाइपर क्यू लेई और क्लोकमैन यान फैंग सिर्फ दवाई के करंट कंट्रोल से बाहर था। माँ और हान पुलिस उसका सबसे गुप्तचर घर का था। विषय फैंग जिंग वो बस एक नाटक था, बस उसके पास रहने के लिए ही मैं नाटक कर रही थी। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? तुम्हारे पास एक ऐसा व्यक्ति है जिसने नशे की लत को भी छोड़ दिया। उसकी मानसिक स्थिति कितनी मजबूत है ये समझा जा सकता है। ऐसे व्यक्ति को व्यक्तित्व विभाजन कैसे हो सकता है? लेकिन भले ही डॉक्टर झान ने बहुत कुछ कहा, पैंग यू ने हमेशा ये दावा किया कि उसका इन चीजों से कोई संबंध नहीं है और फैंग जिंग ने भी अपराध स्वीकार कर लिया है। पुलिस के पास नए सबूत नहीं है, इसलिए वे कुछ नहीं कर सकते। लेकिन उसने यह नहीं देखा कि डॉक्टर झान ने पहले ही हिप्नोटाइज करना शुरू कर दिया था। उसने धीरे से मेज पर रखी गेंद को खींचा और फिर उंगलियों से तालबद्ध तरीके से मेज पर थपथपाया। जल्दी ही पैंग यू की चेतना धुंधली होने लगी, लेकिन जब उसकी मानसिक रक्षा लगभग टूटने वाली थी, उसने अचानक चुप रहने का इशारा किया। असल में इससे पहले ही उसे किसी और ने हिप्नोटाइज कर दिया था। ये कहने के बाद पैंग यू बेहोशी में दरवाजे से बाहर चला गया। उसकी नजरें खाली थी और उसने आसपास के माहौल को नजरअंदाज कर दिया। अंततः वह एक ड्राइवर द्वारा जो समय पर ब्रेक नहीं लगा सका, टक्कर मारकर मारा गया। यह निश्चित रूप से सबसे अजीब हत्या का दृश्य है जो आपने देखा होगा। हत्यारा हर बार हत्या के बाद मृतक के खून से आसपास अजीब गंजापन छोड़ देता है और फिर स्टूल पर खड़ा होकर अपनी कृति का आनंद लेता है। डॉक्टर झान ने तुरंत पहचान लिया कि यह एक जादुई हत्या का मामला है, लेकिन यह जादुई हत्यारा 10 साल पहले गायब हो गया था। अचानक एक 20 साल की महिला शिक्षक पर हमला क्यों किया गया? और इस बार की हत्या की विधि स्पष्ट रूप से बहुत असभ्य थी। हालांकि जब वे लोग अभी भी स्थल का निरीक्षण कर रहे थे, एक छोटी लड़की भी उसी तरीके से बाहर मारी गई। लेकिन जब डॉक्टर झान स्थल पर पहुंचे तो उन्होंने पाया कि इस बार शव को बहुत व्यवस्थित रूप से रखा गया था और मृतक के चारों ओर के 4 अलाव जैसे किसी स्मृति को जागृत करने का संकेत देते थे। डॉक्टर झान का मानना था कि दोनों मामले एक ही व्यक्ति द्वारा नहीं किए गए थे। यह हत्यारा स्पष्ट रूप से अधिक पेशेवर था क्योंकि उसने जानबूझकर मृतक के सिर के ठीक सामने एक पत्थर रखा था ताकि वो यहाँ खड़ा होकर अपनी कृति का आनंद ले सके। यह विकृत मानसिकता 10 साल पहले के हत्यारे के समान थी। यह अनुमान जल्द ही सत्यापित हो गया जब फोरेंसिक जांच में पाया गया कि दोनों मृतकों के घावों के दबाव बिंदु बिल्कुल विपरीत थे। इसका मतलब है कि महिला शिक्षक झांग झेनझेन की हत्या करने वाला हत्यारा एक लेफ्टी था, जबकि उस छोटी लड़की के शरीर पर घाव बहुत गहरे थे, जो एक अनुभवी व्यक्ति का काम था। इसी समय जांच कर रहे पुलिसकर्मी ने एक खबर लाई। स्कूल के सुरक्षा गार्ड ने कहा कि पिछली रात गश्त के दौरान उसने देखा कि मृतक के कक्षा में कुछ हरे भूतिया आग जल रही थी, लेकिन जब वो अंदर जाकर जांच करने की कोशिश कर रहा था तो उसे एक लंबे बालों वाली महिला भूत ने आधा मरा दिया। फोरेंसिक विशेषज्ञ को याद आया कि पहले स्थल का निरीक्षण करते समय कक्षा की खिड़कियां हरी थी, इसलिए व्हाइट टीम का मानना था कि पिछली रात निश्चित रूप से किसी ने अंदर कुछ जलाया था। डॉक्टर झान का मानना था कि यह लंबे बालों वाली महिला भले ही हत्यारा न हो, लेकिन वह निश्चित रूप से एक जानकार थी। इसलिए व्हाइट टीम ने छोटी लड़की के घटनास्थल पर घात लगाने का फैसला किया और सच में कुछ ही समय बाद लंबे बालों वाली महिला वहां दिखाई दी। उसने देखा कि वो चुपके से जादू के घेरे के बीच में आई और एक तरफ आत्मा के ताबीज जलाते हुए माफी मांगने लगी। इन वर्षों में मैं भी अच्छा नहीं रहा हूँ, लेकिन निर्दोष को छोड़ दो, कृपया उसे छोड़ दो। इससे सभी को उसके मुंह से निकले गैली के बारे में दिलचस्पी हो गई। हालांकि इससे पहले कि कुछ लोग महत्वपूर्ण बिंदु सुन पाते, व्हाइट टीम ने देखा कि उनके पीछे एक काले कपड़े पहने व्यक्ति था, लेकिन जैसे ही उसने खुद को उजागर होते देखा, वह रात के अंधेरे में गायब हो गया। सभी लोग केवल लंबे बालों वाली महिला को पुलिस स्टेशन ले जा सके, लेकिन पर्याप्त नियंत्रण प्राप्त करने के लिए डॉक्टर झान ने फैसला किया कि फिलहाल उसे पूछताछ नहीं की जाएगी। सबसे जरूरी काम यह है कि पहले उसके और गैली की पहचान को समझा जाए। इसके बाद व्हाइट टीम को अभिलेखागार के प्रबंधक से पता चला कि जादुई हत्यारा 10 साल पहले ही अनगिनत हत्याएं कर चुका था। केवल 6 महीनों में उसने 30 से अधिक पीड़ितों को मार डाला था। हर मृतक के आसपास एक खून की तस्वीर छोड़ी जाती थी, लेकिन हर खून की तस्वीर अलग होती थी। बाद में किसी कारण से हत्यारा अचानक गायब हो गया और गैली हत्यारे का आखिरी शिकार था। इसके बाद डॉक्टर झान ने तुरंत गैली के अभिलेखों को निकाला और पाया कि गैली की मृत्यु का स्थल अन्य पीड़ितों से पूरी तरह अलग था। उसे किसी ने कुंद वस्तु से सिर के पीछे मारा था, जिससे उसकी मौत हो गई थी और उसके सिर का खून पूरी तस्वीर की पूर्णता को नष्ट कर चुका था। डॉक्टर झान ने निष्कर्ष निकाला कि घटना के समय निश्चित रूप से कुछ बदलाव हुआ था। शायद यही कारण है कि हत्यारा 10 साल के लिए गायब हो गया। मामले को जल्द से जल्द सुलझाने के लिए बावजू विशेष रूप से सभी को एक जादू जानने वाले व्यक्ति से मिलने ले गया। वो हाल ही में इंटरनेट पर बहुत प्रसिद्ध हो चुके जादूगर झाओ झेन थे। हालांकि जब उन्होंने स्थल की खून की तस्वीरें देखी तो उन्होंने तुरंत तस्वीरों को 2 श्रेणियों में विभाजित कर दिया, क्योंकि उनके अनुसार चाहे वह रेखाएं हो या खून की तस्वीर का अर्थ, छोटी लड़की का समूह स्पष्ट रूप से सही था। उन्होंने एक प्राचीन पुस्तक में देखा था कि ये खून की तस्वीरें सभी मूल जनजातियों के टोटेम से विकसित हुई थी। चित्र पर आंखें या सांप, यहाँ तक कि मानव आकृति, सभी अलग अलग प्राचीन अभिशापों का प्रतिनिधित्व करते हैं। सरल शब्दों में किस प्रकार के व्यक्ति को किस प्रकार के व्यक्ति द्वारा मारा जाना चाहिए। झांग झेनझेन की हत्या करने वाला हत्यारा अधिकतर एक अधूरा नकलची था। वो श्राप के बारे में कुछ नहीं जानती थी। जब सब पुलिस स्टेशन लौटे तो पुलिस ने लंबे बालों वाली महिला की पहचान कर ली। उसका नाम कोंग लीपिंग था, उम्र 31 साल। 2 साल पहले उसके पति की कार दुर्घटना में मौत हो गई थी और तब से वो अकेले अपने बच्चे की परवरिश कर रही थी। अब वो
पुलिस स्टेशन में हंगामा कर रही थी कि अगर उसे आज रात घर नहीं जाने दिया गया तो बच्चे को कुछ हो सकता है। इसलिए व्हाइट टीम ने तुरंत पूछताछ शुरू करने का फैसला किया, लेकिन डॉक्टर जान ने तुरंत कुछ गड़बड़ देखी। कोंग लीपिंग की चिंता उसके तनाव से ज्यादा थी, जिससे पता चलता है कि वो बच्चे की चिंता नहीं कर रही थी। सबसे महत्वपूर्ण बात, उसकी नजरें हमेशा बाईं और नीचे देख रही थी, जो बताता है कि वो कुछ सोच रही थी। इसलिए डॉक्टर जान को शक हुआ कि कोंग लीपिंग ने जानबूझकर पुलिस द्वारा पकड़े जाने की योजना बनाई थी। वो शायद इस तरह से पुलिस को कुछ जानकारी देना चाहती थी। और सच में व्हाइट टीम ने पूछताछ शुरू भी नहीं की थी कि कोंग लीपिंग ने सब कुछ बता दिया। असल में वो और जिया ली पहले एक ही डांस स्कूल में थे। उस समय जिया ली का रवैया बहुत घमंडी था, इसलिए कुछ लोग उसे सबक सिखाना चाहते थे। लेकिन जब वे पहुंचे तो जिया ली पहले ही मर चुकी थी। उस समय सबकी उम्र बहुत कम थी और शरारत में उन्होंने वो खून का निशान बना दिया। हालांकि उसे नहीं पता कि जिया ली का असली हत्यारा कौन है, लेकिन वो निश्चित रूप से वो सीरियल किलर नहीं हो सकता। और पहली मृतक झांग झेंझे भी उस समय वहाँ थी, इसलिए उसे लगता है कि कोई जिया ली का बदला ले रहा है। जाने से पहले उसने खासतौर पर 2 लोगों को बताया कि जिया ली की एक बहन भी है, लेकिन दोनों को अलग अलग परिवारों ने गोद लिया था, इसलिए उसे बहन का नाम नहीं पता। लगता है कि यही जानकारी वो असल में पुलिस को देना चाहती थी। अब झांग झेंझे के अलावा जो मर चुकी है, शेन लीपिंग समेत बाकी 4 लोग हत्यारे का अगला निशाना बन सकते हैं। इसलिए सबसे जरूरी है कि इन लोगों को जल्दी से ढूंढा जाए। लेकिन तभी व्हाइट टीम को एक SOS मैसेज मिला। वहां पहुंचने पर उन्होंने देखा कि एक लड़की जमीन पर पड़ी है, उसके पेट पर चाकू के निशान है। महिला ने कमजोर आवाज में बताया कि उसकी रूममेट का नाम ली शू है। व्हाइट टीम को तुरंत याद आया कि वो नोट पर लिखे नामों में से एक है, इसलिए वो तुरंत पीछा करने लगे। खून के निशान का पीछा करते हुए वो पार्किंग में पहुंचे और आखिरकार एक बॉक्स में 2 लड़कियों को पाया। लेकिन जैसे ही उन्होंने उन्हें बाहर निकाला, एक आदमी हाथ में चाकू लेकर आ गया। बचाने के बाद पीछे से एक आदमी हाथ में चाकू लेकर आ गया, लेकिन व्हाइट टीम ने तेजी से प्रतिक्रिया दी और उसे आसानी से काबू में कर लिया। जब आदमी को पूछताछ कक्ष में लाया गया तो उसने सिर्फ ली शू को मरना चाहिए यही बात दोहराई। जांच में पता चला कि आदमी का नाम वे योंग था, जो जिया ली की हत्या की जांच करने वाला पुलिसकर्मी था, लेकिन बाद में उसने जानबूझकर सबूतों को नष्ट कर दिया, इसलिए उसे पुलिस बल से निकाल दिया गया। अफसोस की बात है कि फाइलों में सिर्फ पुलिस द्वारा एकत्रित की गई तस्वीरें थी, इसलिए असल में क्या हुआ ये कोई नहीं जानता। इस समय डॉक्टर जान ने अपने हाथ में रखे दस्तावेजों को देखा और कुछ गड़बड़ महसूस की। कोंग लीपिंग द्वारा दी गई सूची में सबसे छोटा व्यक्ति भी 10 साल पहले 21 साल का था, लेकिन जब घर में हत्या हुई तो वो सिर्फ 16 साल का था। कोंग लीपिंग ने कहा था कि उनका जिया ली के साथ कोई विवाद था, लेकिन उनकी उम्र में इतना बड़ा अंतर था कि वे एक ही डांस क्लास में नहीं हो सकते थे। इसलिए डॉक्टर जान ने निष्कर्ष निकाला कि कोंग लीपिंग ने पुलिस से कुछ छुपाया है। उन्होंने पहले अस्पताल जाकर ली शू से पूछताछ करने का फैसला किया, लेकिन तभी महिला पुलिस को एक कॉल मिली कि कोंग लीपिंग को उसके घर में फांसी पर लटका पाया गया।